दर्शक मित्रों, दिव्यांग न्यूज के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसा बोला जाता है कि जिनके पैर नहीं होते उनके पास भगवान ने बहुत सारी खूबियां दी है। मतलब कि जो दिव्यांग होता है वो आत्मा दिव्य होती है। ऐसे ही आज हमारे साथ न्यू दिल्ली के बचपन प्ले स्कूल का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो बचपन प्ले स्कूल के फाउंडर अजय गुप्ता दिल्ली से है, जो आज हमारे स्टूडियो में आपके साथ उपस्थित है। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत वार्म वेलकम। नमस्कार मैम। सर, आपके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय दीजिए। दिव्यांग चैनल और राष्ट्रवन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये प्रयास किया कि मुझे आप तक लेकर आए। धन्यवाद मैम। मेरा नाम अजय गुप्ता है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बचपन प्ले स्कूल का मैं फाउंडर हूँ और हमारे 1100 प्ले स्कूल पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के नाम से हमारे पास कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पूरे भारतवर्ष में 110 लगभग स्कूल हैं। ये सभी स्कूल CBSE एफिलिएटेड हैं। हम लगभग 1,50,000 बच्चों को भारतवर्ष में पढ़ाते हैं और संपूर्ण भारत में हमारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। हायर एजुकेशन को एक चुनौती मानकर हमने पिछले वर्ष ऋषिहुड यूनिवर्सिटी को शुरू किया है। अब हमारे पास प्ले ग्रुप से PhD तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये यूनिवर्सिटी का नाम ऋषिहुड यूनिवर्सिटी है और ये दिल्ली NCR में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। शायद ये विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है जो इंक्लूसिव डिजाइन पर बनाई गई है। इस यूनिवर्सिटी में सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं अवेलेबल हैं और ऋषिहुड यूनिवर्सिटी पिछले वर्ष से कार्य करना शुरू कर चुकी है। हम एक बड़ी टीम के साथ पूरे भारतवर्ष के एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर करने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को और बेहतर जीवन देने के लिए और बेहतर पढ़ाई देने के लिए लगभग पिछले 20 वर्षों से प्रयास करते हैं। ये मेरा छोटा सा परिचय। सर, आपको दिव्यांगता कब आई? जब मैं 9 महीने का था तो मुझे बुखार हो गया था और फिर मुझे पोलियो हो गया। अभी मैं 51 वर्ष का हूँ। लगभग 50 वर्षों से मैं पोलियो से आप कह सकते हैं संक्रमित हुआ और मैं चल नहीं पाया। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। कैसे बैकग्राउंड में आपके पेरेंट्स से तब आपका जन्म हुआ? जी, मेरे दादाजी देश आज़ाद होने के साथ लाहौर से दिल्ली लौटे। हम लोग पीछे से परिवार से हरियाणा के रहने वाले हैं लेकिन मेरे दादाजी अपने जीवन यापन के लिए लाहौर चले गए थे। 1948 में वो दिल्ली आए और फिर एक बड़ा भरा पूरा परिवार बना। एक हम्बल मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ और उस वक्त तक पोलियो की दवा भारत में बहुत माइनर तौर पर एंट्री कर पाई थी, बस उसकी शुरुआती दौर में थी। तो मुझे पोलियो के टीके नहीं लग पाए थे। इस तरह से मैं पोलियो के चपेट में आ गया। आपको मालूम पड़ा कि आप अभी नहीं चल सकोगे। उस टाइम तो आप बहुत छोटे थे। जब आपको समझ में आया कि अब आप चल नहीं पाओगे, तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्योंकि आप पढ़ते थे तो आपके साथ सब नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे। तो उस समय आपने क्या वेदना सहन की थी? उसे वेदना तो मैं नहीं कहूँगा, पर जैसा आपने ठीक कहा मैम कि मैं बच्चा था और मैं नहीं जानता था कि मेरे लिए क्या ठीक है और मेरे लिए क्या गलत है। मैंने 13 वर्ष की आयु में पहली बार कैलिपर और क्रचेस पहनकर अपना जीवन, मतलब स्टैंडिंग लाइफ जिसे बोलेंगे, वो शुरू की। 6 साल की उम्र में मैं पहली बार एक सरकारी स्कूल में गया। कक्षा 3 से मेरी पढ़ाई शुरू हुई और मुझे कोई घर का हेल्पर, डोमेस्टिक हेल्पर स्कूल में छोड़ आता था गोदी में लेकर, और फिर वो मुझे रिसेस में खाना खिला जाता था और फिर शाम को मुझे लेने आ जाता था। इस तरह से कक्षा 8 तक ये चलता रहा। जब मैं कक्षा 9 में गया तो मजबूरी थी, मैं बड़ा हो गया था और मेरा स्कूल अब घर से दूर था। तब मैंने 2 महीने की छुट्टियों में कैलिपर क्रचेस का इस्तेमाल शुरू किया और ट्रेनिंग की, ताकि मैं अपनी बाकी की पढ़ाई को जारी रख सकूं। मैंने पहली बार 13 साल की उम्र में कैलिपर और क्रचेस पहने और तब ये महसूस किया जाना
के पैरों पर खड़ा होना कैसा होता है। यहाँ में शायद कुछ दर्शकों के काम ये बात आए, जो छोटा बच्चा होता है वो जिद करता है, वो ये नहीं जानता कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। वो बार बार बोलता है मुझे यहाँ पे जूते चुभ रहे हैं, कैलिपर्स में मुझे दिक्कत होती है, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, ये उतार दो, क्योंकि वो उस सिस्टम का यूज टू हो जाता है। अगर हम एज ए पेरेंट, एज ए समाज उसकी मदद करें, उसे शिक्षित करें, कभी ज़बरदस्ती करें, कभी प्यार करें, कभी इनाम दें, कभी लालच दें, लेकिन उसको बताएं, उसको समझाएं कि ये आपके लिए ज़रूरी है और इसके इस्तेमाल करने से आपकी बाकी की लाइफ आसान होगी, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा काम है जो घर परिवार समाज मिलकर कर सकता है। लेकिन हम बच्चे की बात को मान लेते हैं और उसके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए उसके इस जीवन को रिलेट कर देते हैं, और कभी कभी ये देरी इतनी बढ़ जाती है कि इसकी वजह से फिर वो कभी भी कैलिपर्स और क्रचेस का इस्तेमाल नहीं कर पाता और उसके बॉडी की डिफॉर्मेशन और ज़्यादा होती रहती है और उसको आने वाले दिनों में, सालों में और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। सर, आपने आगे का एजुकेशन कहाँ लिया, कॉलेज का? मैंने बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। मैं सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट हूँ, कैमरे पे भी ऐसा पहली बार बोल रहा हूँ। पर कॉलेजेस में इस तरह की फैसिलिटीज़ उस ज़माने में बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैंने ओपन दिल्ली एजुकेशन से, ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई की। तो सर, आपको शिक्षण फील्ड में ही आगे बढ़ना है, वो विचार कैसे आया? ऐसा नहीं है मैम कि मुझे शिक्षण फील्ड में ही आगे बढ़ना था, यही विचार चल रहा था, लेकिन ये विचार जरूर था कि मुझे कुछ व्यवसाय करना है। जब मैंने 11th क्लास में अपनी पहली कॉमर्स की क्लास अटेंड की तो मुझे वो कॉमर्स की क्लास ने जैसे जकड़ लिया, पकड़ लिया, और मेरे मन में ये बात कहीं दूर तक बैठ गई कि मुझे तो व्यापार ही करना है। बहुत शुरू से मैंने ये मन बनाया कि मुझे व्यापार करना है और मैं व्यापार करूँगा। मैंने अपने पिताजी के कुछ व्यापार में हाथ जमाया और कामयाब नहीं हुआ। मैंने अपने दादाजी के कुछ व्यवसाय में भी उनके साथ काम किया। अपने अंकल के भी कुछ 1-2 बिजनेसेस किए। 5-6 बिजनेसेस में फेल होने के बाद, उनको बंद करवाने के बाद मुझे लगा कि मुझे एजुकेशन में कुछ करना चाहिए। तब मैंने पहली बार कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर खोला और उससे अपने एजुकेशन जीवन की शुरुआत की। जब मैंने एजुकेशन में शुरुआत की तो फिर कदम आगे बढ़ते गए। भारत का प्यार मिला और शायद मेरे बड़ों और प्रभु का आशीर्वाद मिला, जिससे हम इस फील्ड में आगे बेहतर कर पाए। सर, बचपन प्ले स्कूल के बारे में हमारे दोस्तों को कुछ बताइए। बचपन प्ले स्कूल 2 साल से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। ये प्री प्राइमरी एजुकेशन में काम करता है। पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे पास बचपन प्ले स्कूल्स की 1100 ब्रांचेस हैं। हम लगभग 1,10,000 बच्चों को बचपन प्ले स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर हम अपने बच्चों की नींव अच्छी, बड़ी और मजबूत कर देंगे तो वो उनको एक अच्छा भारतीय और एक अच्छा राष्ट्रीय नागरिक, एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बनाने में कामयाब होगा। हमारे बच्चों के मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकास इन्हीं प्राइमरी 2 साल से 8 साल की उम्र में होता है। अगर इस समय बच्चों पर ध्यान दिया जाए, उन्हें ठीक ढंग से तैयार किया जाए, तो वो कामयाब होंगे। इस बात की बहुत आशा बढ़ जाती है, बहुत विचार प्रबल हो जाता है। बचपन प्ले स्कूल की अपनी किताबें हैं, बचपन प्ले स्कूल का अपना करिकुलम है। हमारे ट्रेंड टीचर्स बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। हमने बचपन में स्पीकिंग बुक्स, बोलने वाली किताबें इंट्रोड्यूस की हैं, जो भारत में अकेली हैं। अभी किसी भी और ब्रांड के पास, किसी भी और तरह से ये अवेलेबल नहीं है। हम बच्चों को AR, स्मार्ट क्लासेस, VR और बहुत सारी मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़ के जरिए इस तरह से तैयार करते हैं कि वो एक घर से दूर घर में रहें और अपने आप को जल्दी से जल्दी जाने वाली फर्दर एजुकेशन सिस्टम के लिए तैयार करें। सर, आप एक दिव्यांग हो, इतनी 1100 स्कूल चलती, आप मैनेज कैसे करो? आपको विल पावर कहाँ से मिल रही है? सच में नहीं जान रहा हूँ कि विल पावर कहाँ से मिलती है, मैं इसका जवाब कैसे दूँ। पर मुझे ऐसी जिम्मेदारी महसूस होती है कि 1100 स्कूल बनाना शायद एक आसान काम था, लेकिन उन्हें मैनेज करना, उन तक पहुँचना, हर बच्चे के जीवन को टच करना, हर बच्चे के जीवन तक उसे छू कर निकल जाना,
ये हमारी जिम्मेदारी जरूर बनती है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के लोगों का, जो दिन रात इस अनवरत प्रोसेस में हमारे साथ लगे रहते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने बचपन के फ्रेंचाइजीज़ का, जो ऑल ओवर इंडिया से हमारे ब्रांड में विश्वास रखते हैं, हमारे काम करने के तरीकों में विश्वास रखते हैं, और फिर लाखों माँ बाप का, जिन्होंने बचपन में अपना बच्चा भेजा और हमें मौका दिया कि हम उनके बचपन में कुछ छोटा सा ही सही लेकिन योगदान दें, और हम उनके बचपन को इस तरह से तैयार करें कि उम्र भर उन्हें वो याद रहे और उस हमारी सीख को वो आने वाले जीवन में अप्लाई करें। सर, आप स्कूल के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी के भी को फाउंडर हैं, उसके बारे में बताइए। 5 वर्ष पहले मुझे ऐसा लगा कि हम प्ले स्कूल और फॉर्मल स्कूल्स बेहतर ढंग से चला रहे हैं और हमारे पास हायर एजुकेशन को लेकर कुछ गैप अभी बाजार में है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। जब आप प्ले स्कूल से फॉर्मल स्कूल की तरफ बढ़ते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर वो स्मूथ होगा तो बहुत आसान होगा और बच्चे के शिक्षा को निरंतरता मिलती रहेगी। इसी तरीके से मुझे ऐसा महसूस होता था कि जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में हायर एजुकेशन में, इस ट्रांजिशन को शायद हम फॉलो नहीं कर रहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है जब आप अपनी लाइफ के आखिरी फेज में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि शायद आप पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आप फर्दर लाइफ को एंजॉय करने निकल जाते हैं, फर्दर लाइफ की जिम्मेदारियां लेने के लिए निकल जाते हैं। आप जॉब्स ढूंढते हैं, आप एक परिवार बनाते हैं, आप देश और समाज के लिए काम करते हैं, आप अपने लिए काम करते हैं। तो ये ईयर्स, इनिशियल ईयर्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि हम अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूशन लेकर आ पाते हैं तो शायद इस गैप को भरने में हम अपना योगदान कर पाएंगे। ऐसा नहीं है भारत में अच्छे इंस्टीट्यूशंस की कमी है, लेकिन हम अपना रोल पूरा कर पाएँ, उस निरंतरता को बनाए रखें, इस विश्वास के साथ हमने ये प्लान बनाया। पिछले 5 वर्षों में हमने लैंड एक्वायर करना, उसकी परमिशंस लेना, सरकार के पास जाना, कोर्सेज को डिज़ाइन करना, अपनी एक बड़ी टीम बनाना, ये सब कर हमने ऋषिहुड विश्वविद्यालय की, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी की स्थापना की। पिछला वर्ष 2021 हमारा प्रथम वर्ष था, 2022 हमारा द्वितीय वर्ष है। हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सुरेश प्रभु जी हैं और हमारे वाइस चांसलर श्री कमलेश मिश्रा जी हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यूनिवर्सिटी किसी भी तरह से अपनी सार्थकता साबित करेगी और बेहतर इंस्टीट्यूशंस के तौर पर अपनी जगह बनाएगी। सर, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी हमारे पास 106 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड ईयर था और वो हमारा फर्स्ट ईयर था। सर, आपका आगे का विजन क्या है? ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी शैतानियाँ जिसे कह सकते हैं की जा सकती हैं। हम एक स्कूल ऑफ पैरा स्पोर्ट्स को लेकर आना चाहते हैं। ये स्कूल ऑफ पैरा स्पोर्ट्स किसी भी तरह की दिव्यांग बच्चों को लेकर कुछ काम करे, उन्हें खेलों के लिए तैयार करे। हमारे बच्चों में असीमित संभावनाएं हैं। पैरा स्पोर्ट्स में जिस तरह से भारत के बच्चों ने पिछले कुछ सालों में परफॉर्म किया है वो अविस्मरणीय है। उससे बहुत सारी आशाएं हमने और बहुत सारे लोगों ने, भारतीयों ने बना ली है। हम अपने बच्चों को आर्चरी में, स्विमिंग में और एथलेटिक्स के कुछ स्पोर्ट्स में तैयार करेंगे और उन्हें नेशनल गेम्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए और ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार करेंगे। इसका नंबर लगातार बढ़ता जाएगा। ये मन के बहुत करीब रहने वाला एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द ही ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में एक स्कूल ऑफ पैरा स्पोर्ट्स शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक और सपने में थोड़ा सा योगदान अपना जोड़ना चाहूँगा। सूरत से मैं मित्र तो नहीं बोल पाऊँगा, वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। श्री कन्नू भाई टेलर एक ऐसा ओल्ड एज होम बनाना चाहते हैं जहाँ पे न केवल भारत के, विश्व भर के दिव्यांगों को जीवन के आखिरी पड़ाव में मदद कर सके। उस सपने में भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ योगदान दे पाया तो शायद ये मेरे जीवन का एक ऐसा पड़ाव होगा जिसको मैं मरते दम तक एंजॉय करूँगा। जब जब उसके बारे में सोचूंगा मेरी आंखों में चमक आ जाएगी
चेहरे पे खुशी आ जाएगी। सूरत से वो पूरी टीम और कुछ मैं अपना हिस्सा जोड़कर, अपने काम का, अपनी बुद्धि का शायद कुछ हिस्सा जोड़कर जल्द ही अगले 1-1.5-2 सालों में इस सपने को पूरा कर सके, ये एक और मन के किसी कोने में लगातार चल रहा है। सर, ऐसा बोला जाता है कि कामयाब पुरुष के पीछे पावरफुल महिला होती है, तो आपके जीवन में कौन है? मेरे जीवन में बहुत सारी महिलाएं हैं। नहीं, आप इसका गलत अर्थ मत निकालिए। मेरी वाइफ एक बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने अपने बच्चों को बड़े होते इंस्टॉलमेंट में देखा है। मैं उन्हें वो समय नहीं दे पाया जिसके वो अधिकारी थे। अभी भी मैं घर परिवार की वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाता हूँ या नहीं निभाता हूँ जो मुझे निभानी चाहिए। मेरी वाइफ दीपशिका इसके पीछे एक बड़ी शक्ति रखती हैं। मेरी मम्मी सावित्री देवी, मेरी दादी जी श्री श्याम सुंदरी देवी, अब मेरी बेटी डॉक्टर आकांक्षा, बहुत सारी महिलाओं का हाथ है जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में मदद की और अपना अनपैरेलल अनबायस्ड सपोर्ट किया। बिना किसी शर्तों के उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। सर, आपकी वाइफ पे हैंडीकैप है, तो आपका बॉन्डिंग कैसे होता है? जब वो बोलती है मैं बर्तन धो देता हूँ, जब वो बोलती है मैं खाना बना देता हूँ, तो हमारी बॉन्डिंग बराबर से चलती रहती है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। फिर मुझे दीपशिका जी ने धीरे धीरे 10 सालों में कुकिंग करना सिखाया। मेरी ये ट्रेनिंग बर्तन धोने से शुरू हुई, फिर मटर छीलना सिखाया, फिर आलू काटना सिखाया। गलत ना समझे, दादी जी ने भी कुछ मटर छीलना सिखाया था, पर ठीक से मैं नहीं सीख पाया था। एक खुश गृहस्थ जीवन की ये जिम्मेदारी है कि वो दोनों काम मिलकर करें। मैं कुछ बर्तन धोने का काम कर दूं, दीपशिका मैम कुछ मेरे स्कूलों के काम कर दें। इसी तरीके से ये गृहस्थी की गाड़ी खटपट के साथ चलती रहती है। सर, तो आपको गुस्सा आता है? नहीं, आमतौर पर मुझे गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि आप पूरा दिन हेक्टिक शेड्यूल में से निकल के आते हो, तो आप फिर गुस्सा आता है तो किसके पे निकालते हो आप? नहीं, मुझे आमतौर पर गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर गुस्सा आता है तो मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। मेरे ड्राइवर बोलते हैं सर यहीं पे गुस्सा होके चले जाओ, घर पे गुस्सा क्यों होना है। मेरी हेल्पर है जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प करते हैं, वो बोलते हैं सर गुस्सा यहीं पे निकाल दो। तो आप मेरे गुस्से को क्यों कवर करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे आमतौर पर गुस्सा नहीं आता है। आपको बिजनेस के अलावा और कौन सी चीज में रुचि है? मेरी सबसे पहली रुचि बिजनेसेस करने में है। मैं इसके अलावा भी को फाउंडर हूँ एक कंटेंट कंपनी का, एक प्रोडक्शन हाउस का, जहाँ पर हम 2D 3D एनिमेशंस के कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं और प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। ये प्रोडक्शन हाउस पोगो, कार्टून नेटवर्क, ABP न्यूज़ और बहुत सारे और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करता है। मैं को फाउंडर हूँ एक डायग्नोस्टिक सेंटर का, जहाँ रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी को मिलाकर हम एक बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं। मैंने एक छोटी सी फाउंडेशन बनाई है, हम होंगे कामयाब फाउंडेशन। वो फाउंडेशन लिटरेसी का काम करती है, लोगों को एजुकेट करने का काम करती है, क्योंकि ये समाज के दो पक्ष हैं, एक डिसेबल्ड और एक नॉन डिसेबल्ड। अगर हम दोनों लोग एक दूसरे को जानें तो शायद ये गैप को जल्दी भरा जा सकता है और सिंपैथी को एम्पैथी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मेरी कुछ रुचि लेखन में भी है। अभी हाल ही में 18 दिसंबर 2021 को मेरी किताब डिकोडिंग बिजनेस माइंड का अनावरण भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने विज्ञान भवन से किया है। तो वो पुस्तक अभी स्टैंड्स में अवेलेबल है। भारत के लोगों को, बिजनेस एस्पायर्स लोगों को, बच्चों को वो पसंद आई और मेरी किताब पहले ही हफ्ते में अमेज़ॉन बेस्ट सेलर हो गई थी। किताब स्टैंड्स पर और अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, डिकोडिंग बिजनेस माइंड। तो आपके सवाल को अगर पूरा करूं मैम, तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं कुछ लिखने के लिए बैठ जाता हूँ। मैं कुछ कविता भी लिख लेता हूँ, मैं कुछ कहानी भी लिख लेता हूँ, और अभी ये किताब हमने लिखी है। आने वाले दिनों में हम एक कुछ और किताबों पर काम कर रहे हैं। शायद हर वर्ष एक किताब आएगी, इस तरह की कोशिश करेंगे।
सर आप कविता भी लिखते हो, तो आपकी बेस्ट कविता की 2 पंक्ति सुना दीजिए। मैम मुझे सच में कविता याद नहीं है, ये बड़ा बड़ा मुश्किल सवाल है, पर आपने 2 पंक्ति बोली है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो एक कविता की 2 पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। ये कविता मेरे अपने जीवन से निकल कर आई है और अभी कुछ 1-1.5 साल पहले की ये कविता है। जब भी जीवन में कुछ कठिन समय आता है तो याद आता है कि मेरे को तो बोला था कि कठिन समय तो सिर्फ 10वीं की पढ़ाई होता है, फिर बोला था कि कठिन समय तो सिर्फ 12वीं की पढ़ाई होता है, फिर कहा जाता था सिर्फ ग्रेजुएशन कर लोगे तो कठिन समय दूर हो जाएगा। फिर वो जो सबसे मुश्किल वाला एग्रीमेंट था किसी के साथ, तब ऐसा लग रहा था कि ये एग्रीमेंट बड़ा कठिन है, अगर ये एग्रीमेंट हो जाएगा, वो पहला लोन जो बैंक से लेने गए थे, वो पहली शूटिंग जो हमने अपनी बच्चों के लिए की थी, तो ऐसा लगता है कि कठिनाई तो वो थी, अब तो कठिनाई आनी नहीं चाहिए। तो फिर ऐसी एक दिन बड़ी कठिनाई थी किसी काम की, तो इस कविता का जन्म हुआ। बाबूजी ये बोलते थे कि बस यही कठिन है, अगर आप 12वीं कर लोगे फिर कोई कठिन दिन नहीं आएगा, बस यही एक परीक्षा है, ये परीक्षा पास हो जाएगी फिर कोई कठिन दिन नहीं आएगा। तो तब इस कविता का जन्म हुआ, जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह से है। बाबूजी बतलाओ ना और कितने आएंगे, बाबूजी बतलाओ ना और कितने आएंगे, तनिक तो समझाओ ना और कितने आएंगे। कठिन दिनों की बात कर रहा है लेकिन कठिन दिन का नाम नहीं ले रहा है। बाबूजी बतलाओ ना और कितने आएंगे, तनिक तो समझाओ ना और कितने आएंगे। बिस्तर की हॉस्पिटल की लाइनों में, राशन की लाइनों में, हॉस्पिटल के बेड पर हर बार ये सोचा था, बताओ ना बाबूजी और कितने आएंगे, तनिक तो समझाओ ना कितने आएंगे। तो यहाँ वो अपने हर रोज की कठिनाइयों की बात कर रहा है और बाबूजी से सवाल कर रहा है, बाबूजी बतलाओ ना और कितने आएंगे, तनिक तो समझाओ ना और कितने आएंगे। इस तरह की कुछ बहुत बहुत बढ़िया थी। सर आप दिल्ली से आज सूरत में आए हो, तो आपने सूरत की डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पूरे भवन को देखा और यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर कन्हूभाई से भी मुलाकात की, तो उन लोगों के बारे में कुछ बताइए। अगर इसको मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो वो शब्द होगा अद्भुत। जिस तरह से यहाँ पूरी टीम इन बच्चों के लिए काम कर रही है, दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही है, वो अद्भुत है। अगर मुझे इसको और एक्सप्लेन करना होगा तो मैं ऐसा चाहूँगा कि जिन भी बच्चों को हमने अब तक पढ़ाया है, जीवन के फर्दर फेज के लिए तैयार किया है और जिन बच्चों को हम अभी तैयार कर रहे हैं, ये बच्चे भारत का इतिहास लिखेंगे। ये बच्चे भारत को वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ पर हम अभी तक नहीं पहुँचे हैं, जहाँ पहुँचने की आशाएं तो हमने संजोई थी लेकिन हमारे पास कोई एक्शन प्लान नहीं था। तो जिस तरह के एक्शन प्लान को लेकर सोसाइटी काम कर रही है, कन्हूभाई टेलर, पद्मश्री कन्हूभाई टेलर और उनकी टीम काम कर रही है, वो अद्भुत है। सर लास्ट में अब दिव्यांग न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहते हो कि कभी भी कोई दिव्यांग होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, उस बारे में कुछ संदेशा दीजिए। अब तो भारतवर्ष में इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर दिव्यांगों ने एक पूरी नई इबारत लिख दी है। पद्मश्री कन्हूभाई टेलर इसका एक उदाहरण है। हमारे समाज में जब आप ध्यान से देखेंगे तो अब इस तरह के इतने सारे मोटिवेटर लोग, इतने सारे काम करने वाले लोग आ गए हैं जिनके जीवन से ये सीखा जा सकता है। आज से शायद 25 साल पहले ये मिथ था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये मिथ नहीं है। हम लोग तो वो कुछ भारत को लाके दे सकते हैं जो शायद भारत के कुछ दूसरे लोग लाकर नहीं दे सकते हैं। सिर्फ इस बात में इतनी सी जरूरत है कि ये विश्वास किया जाए कि उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें थोड़ा सा समय दिया जाए, थोड़ी सी तैयारी करवाई जाए, तो फिर देखिए कि जो दिव्यांग हैं वो देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, दिव्यांग न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।